हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन से आदिकाल के प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो मैं आप सभी को 275 क्वेश्चन जो है इस पर करवा चुकी हूँ और आज हम इसके आगे के प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, तो जहां आपको सारा यूथ कंपटीशन के प्रश्न उत्तर एक साथ मिल जाएंगे। चलिए, हमारा आज का प्रश्न है, मैं जल्दी से शुरू कर देती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा में लग जाता है। तो चंद्रबरदाई जो है किसके दरबारी थे? महाराजा हमीर के, महाराजा बीसल देव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? तो आपको पता है इसका उत्तर है महाराजा पृथ्वीराज चौहान के है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। तो देखिए, आपको इस तरीके के डायरेक्ट प्रश्न जब आते हैं ना, तो आप फटाफट मार्क कर लेते हैं। चलिए, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा, अब ये जो महामुद्रा शब्द आप सुनते हैं सिद्धों में, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या कहा गया है? हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमें परिभाषा मिल जाती है महामुद्रा की। ठीक है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है: कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। ठीक है। तो ये थी इस विषय में जानकारी। चलिए, अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो आल्हा और उदल नामक वीर का जो हमें वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है परमाल रासो में, जो कि जगनिक की रचना है। ठीक है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। ठीक है। अब यहाँ पे पंक्तियों के, ये जो पंक्तियां है किस कवि की है? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। अब ये जो पंक्ति है वो विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? यहाँ पे बात हो रही है भवभूति की। तो ये कहा जाता है पुष्पदंत को। ठीक है। अगला है गद्य पद्य मिश्रित। मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा गया है, कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? तो वो है राउरवेल। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वीरगाथा काल है, चारण काल भी है, सिद्ध सावंत काल भी है, लेकिन गद्य काल तो आधुनिक काल का नाम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई है, जगनिक है, दलपत विजय है, नाभादास नहीं है। नाभादास जो है वो भक्ति काल के कवि है। तो हमारा उत्तर क्या है? नाभादास। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सुरसागर नहीं, बीजक नहीं, भ्रमर गीत नहीं, विद्यापति पदावली, क्योंकि विद्यापति कौन है? आदिकाल के कवि है। ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो वो है डिंगल पिंगल। चलिए, आगे प्रश्न लेते हैं। चलिए, हमारा आगे प्रश्न आ जाता है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो वो है स्वयंभू, महाकवि के नाम से जाने जाते हैं। अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो यहाँ पे छंद की बात हो रही है, तो वो है पदरी।
इसके बारे में जान लेते हैं। तो अपभ्रंश का काव्य सुप्रसिद्ध छंद पदरी है। पदरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा जाता है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसको कहा है? चतुर्मुख को। ठीक है, चलिए। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो वो गया था उड़ीसा में। तो बीसल देव किसकी रचना है? बीसल देव रासों की, जिसके रचयिता है नरपति नाल। यह ग्रंथ जो है 4 खंडों में विभाजित है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर बीसल देव उड़ीसा चले गए थे और वहां पर 1 वर्ष तक रहे। तो ये आपको बीसल देव के बारे में पता चल गया कि किस पर आधारित है। चलिए तो अगला है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो इसका उत्तर है पौंचर्यों में। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरसन ने क्या नाम दिया है? तो गिरसन के द्वारा क्या नाम दिया गया है? चारण काल। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, उत्तर आपको उस ढंग से सोचना पड़ेगा, तभी आप दे पाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो वो है शार्ंगधर, विरूपा, कढ़पा, कुक्रिप्पा, क्योंकि सिद्धों के नाम के पीछे क्या लगता है? पा लगता है। तो 84 सिद्धों में नहीं है। अपभ्रंश भाषा के कवि है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हमीर रासो है। जबकि वीरूपा, कढ़प्पा, कुक्रिप्पा, सरहप्पा, मीनपा, शबरपा, लुईपा ये सभी 84 सिद्धों में। इनके नाम के पीछे क्या आता है? पा आता है, इसको याद रखिएगा। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि है। अब आल्हा और उदल कौन सी रचना में है? परमाल रासों में। परमाल रासों किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। चलिए, पंच पांडव चरित रास इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है शालिभद्र सूरी। भविष्यत कहा, ये किसकी रचना है? तो मैंने आप सभी को बताया था भविष्य में क्या होगा? धन होगा, तो धनपाल। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? तो वो अमीर खुसरो के द्वारा पहेलियां लिखे गए हैं, सखने और गजल आदि लिखे गए हैं। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। निम्नलिखित में से आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य जो है लिखा जा रहा था? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का वर्णन सही है। कृष्ण भक्ति, निर्गुण उपासना, ये दो तो है नहीं, ये तो कोई भी नहीं है। तो जनजीवन से हटकर राजाओं की प्रशंसा सही है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता? नहीं। अलाउद्दीन और हमीर का युद्ध? नहीं। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा? ये है। कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? अब नहीं है वाली हमें बात ढूंढनी है। आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण सही है। कृष्ण लीला तो आदिकाल में यानी वीर गाथा काल में नहीं है। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक चित्रण, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें नहीं है वाला पॉइंट ढूंढना है। चलिए, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो रासो ग्रंथ यानी आदिकालीन जो ग्रंथ थे वो लिखे गए डिंगल पिंगल शैली में। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है?
तो यहाँ कुछ नाम देंगे, उसमें प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, यही वीर गाथा का है। बाकी सारे तो आपके यही आ जाएंगे भक्ति काल के। चलिए, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो ये मैथिली में रचित है। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? स्वयंभू कवि की महापुराण नहीं है। महापुराण जो है किसकी रचना है? पुष्पदंत की। ठीक है, बाकी पौमचर्य, स्वयंभू छंद, रिठ्ठमणिचर्य ये सभी रचनाएं स्वयंभू की है। महापुराण पुष्पदंत की है। अपभ्रंश का प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, तो वो है ढोला मारूरा दूहा। लोक भाषा काव्य की बात यहाँ की गई है, तो वो है ढोला मारूरा दूहा। यह मूलतः दोहो में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला व मारवारी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, जबकि राउरवेल जो है 10वीं शताब्दी में जस मयंक जस चंद्रिका उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं शताब्दी की रचना है। चलिए आगे है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो वो है मच्छिंद्र नाथ। अगला है, अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था पतंजलि ने। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए हमारा आगे प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है वंशीधर। आगे है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि बताया गया है? निर्गुण भक्त कवि तो है नहीं। पुरानी हिंदी के कवि ये हो सकते हैं प्राकृत काल के कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि तो नहीं है। चलिए इसके आगे ऑप्शन देखते हैं। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी की एक कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये पुरानी हिंदी के कवि के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, तो कौन से काल की संपत्ति है ये? आदिकाल की। ठीक है, आला खंड का वास्तविक स्रोत क्या है? तो वो परमार रासो है। आगे है, महुअर बुझई कुसुम रस कब कलासु छैल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है विद्यापति की है। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी, अब हिंदवी कहने वाले कौन है? खुसरो। तो इस प्रकार से फटाफट जो है उत्तर हमें मिल जाते हैं अगर प्रश्न सरल भाषा में चले। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? तो वो है स्वयंभू अपभ्रंश के कवि। चलिए आगे हमारा प्रश्न आ जाता है, उपदेश रसायन रास इसके रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास जिनेन्द्र सूरी। चलिए ठीक है, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देवसेन जो है वो सम्मिलित नहीं है नवनाथों में। बाकी गोरक्षनाथ, नागार्जुन और जड़ भारत ये सम्मिलित है। आगे है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता धर्मसूरी है। बीसल देव रासों का अंगिरस है, तो इसका अंगिरस क्या है? श्रृंगार परक की रचना है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किस कृति में हुआ है? तो ये सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में हुआ है और इसकी रचनाकार कौन है? तो विनय चंद्र सूरी है।
श्रावकाचार किसकी रचना है? तो ये देवसेन की रचना है। आगे है गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओढ़ा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। किसकी पंक्तियां है? अमीर खुसरो की है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? यहाँ हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो नहीं होती है। इसमें शास्त्रीयता होती है, तो शास्त्रीय की बात लोक साहित्य में नहीं हो सकती। यह मौखिक होता है या परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा शास्त्रीयता नहीं होती, ए पॉइंट। ठीक है। स्वयंभूकृत पौंचर्यू की कथा किससे संबंधित है? तो ये राम कथा से संबंधित है। ढोला मारूरा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा रहा है? तो ये राजस्थान का रहा है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव हमें विद्यापति पर देखने को मिलता है। बिना ऑप्शन के इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का उपयोग किया जाता था? तो इसमें डिंगल शैली का उपयोग किया जाता था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में। ठीक है। चंदबरदाई की रचना है, तो इसमें से चंदबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। घोर अंधेरे अधारे चंदबड़ी जिमि उजऊ करई, परम महासुख एक हूँ कड़े दुरई अशेष सरी। तो यहाँ पे जो महासुख का संबंध है वो किससे है? तो महासुख का तत्सम रूप है। सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महासुख का संबंध किससे है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है सही है, ये सब है। उसके बाद है महासुख वज्रयानु को परिभाषित शब्द है। सही है। चलिए हम ऑप्शन पे ही आ जाते हैं। मैं ऑप्शन से आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। तत्सम रूप है, महासुख वज्रयानियों की परिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो ये 3 पॉइंट इसके सही आते हैं। ठीक है। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से मिलान करना है। अब यहाँ पे हमें काव्य पंक्तियां दी गई है। देखिए काव्य पंक्तियां तो महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में आपके बीपीएससी में पूछी गई थी और यहाँ पर आदिकाल के भी अधिक पूछे गए थे। तो आदिकाल में जो पंक्ति आपको दिख रही है एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छाई, तो ये किसकी पंक्ति है? कढ़ापा की। का तरवर पंच बिड़ाल, ये पंक्ति है लुइपा की। कड़वा बोल न बोलिस नारी, नारी तो नरपति राल। मोरा जोवना नवेलना भयो रे गुलाल, ये जो है वो खुसरो की पंक्तियां है। ठीक है। चलिए पृथ्वीराज रासो किस काल और रचना काल की रचना है? अब यहाँ पे कुछ काल है और उनके रचनाकार है, उनसे उनका मिलान करना है। ठीक है। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है। देखिए आदिकाल चंदबरदाई। ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज मिलाना है। ठीक है।
प्रश्न बड़ा ही अटपटा था। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? आपको डायरेक्ट इसका उत्तर दे सकते थे, लेकिन यहाँ आपको मिलान के माध्यम से बताना है। तो आदिकाल और चंद्रमर्दाई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी और इसका ए। ऐसे सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है। सरहपा की रचना कौन सी है? तो वो है दोहा कोश। चलिए आगे हमारा प्रश्न आता है, मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है? विद्यापति को। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इनकी संख्या 84 मानी गई है। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो गीत गोविंद जो है इनकी रचना नहीं, बल्कि जयदेव की रचना है। हाँ, यहाँ पे जो रचनाएं दी गई है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है दी गई है। तो विद्यापति की रचना कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली है। गीत गोविंद का विद्यापति पर प्रभाव है। ठीक है, कीर्ति लता की भाषा क्या है? तो कीर्ति लता की भाषा क्या है? अवहट है। आगे प्रश्न है, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसको कहा जाता है? कि आदिकाल और भक्ति काल को जोड़ने का प्रयास किसने किया है? तो विद्यापति ने। तो यहाँ पर ये दोनों प्रश्न है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे। चलिए यहाँ पर हमारा आदिकाल का टॉपिक खत्म हो जाता है और हम नेक्स्ट वीडियो में भक्ति काल के प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो आप सबको ये आदिकाल की प्रश्न उत्तरी यूथ कंपटीशन से कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।